हेलो जी, हेलो। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के सेशन में। और मालिक, अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो इनकम टैक्स है वो अपने पास कंप्लीट कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं। अब हम लोग को पीजीबीपी के प्रैक्टिस सेशन करने हैं और टोटल इनकम का प्रैक्टिस सेशन करना है। और इन दोनों का प्रैक्टिस सेशन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा सर? एक तो जो सेक्शन 115 बीएसी है, जो डिफॉल्ट रिजीम है, हम उसे पूरा एक बार रिवाइज करेंगे। हर एक चैप्टर में कुछ एग्जेम्पशंस थी, कुछ डिडक्शंस थी जो आपको नहीं मिल रही थी डिफॉल्ट रिजीम में। हम उसे पूरा का पूरा समराइज करेंगे आज इस वीडियो के अंदर, राइट। एंड इसके अलावा एक हम टॉपिक पढ़ेंगे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये हमने क्लास में नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि टोटल इनकम के साथ करवाना था। तो टोटल इनकम अब करने जा रहे हैं, तो अब ये एएमटी का टॉपिक करेंगे। मुश्किल से मुश्किल 15-20 मिनट का टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। चांद केस को लास्ट के लिए रखा हुआ था क्योंकि जब तक चीजें रिकैप नहीं होंगी, रिवाइज नहीं होंगी, तो हमें ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसके लिए लास्ट के लिए रखा था। सो मेक श्योर कि आप ये पूरा वीडियो देख रहे हैं। आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। छोटा क्रिस्प वीडियो होगा, लेकिन पूरा वीडियो आपको अच्छे से देखना है। और उसके बाद पीजीबीपी का प्रैक्टिस सेशन और अपने टोटल इनकम का प्रैक्टिस सेशन, उसे भी हमें अच्छे तरीके से लगाना है, सो दैट कि एग्जाम में जब टोटल इनकम का क्वेश्चन आए तो हमारे हाथ पांव ना फूले, हम उसे अटेम्प्ट कर पाए। राइट, ठीक है मालिक। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा रिवीजन। ये जो नोट्स है, आप चाहो तो मेरे साथ साथ लिख लो वीडियो को पॉज कर करके, नहीं तो ऑब्वियस है दे दो, दूंगा ही, कहां जाऊंगा। चलो बात करते हैं सर सेक्शन 115 बीएससी की। 115 बीएससी डिफॉल्ट रिजीम है। ये डिफॉल्ट रिजीम किसके लिए है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए। डिफॉल्ट रिजीम के अंदर एक ही स्लैब रेट होता है। चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, चाहे नहीं हो, रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके पास एक ही स्लैब रेट होता है, राइट। अब यहां पे स्लैब रेट भी बहुत इजी है, प्यारा सा है। ये जो स्लैब रेट है, ये स्लैब रेट किसके लिए है सर? ये स्लैब रेट है फॉर नॉर्मल इनकम। स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट ही लगता है जो आपने पढ़ रखे हैं। दिस इज फॉर नॉर्मल इनकम। तो अगर आपने LTCG 112 कमाया है तो उस पर 12.5 का ही टैक्स लगेगा। कैजुअल इनकम कमाई है, उस पर 30% का ही टैक्स लगेगा। STCG 111A कमाया है तो उस पर 20% का ही टैक्स लगेगा। तो स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट से ही टैक्स लगेगा। दिस स्लैब रेट इज फॉर द नॉर्मल इनकम। अब ये स्लैब रेट क्या कह रहा है सर? कह रहा है कि सर आपने जो पहले 4 लाख रुपए कमाए हैं उस पे हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। यानी कि जो पहला 4 लाख है वो आपके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख के ऊपर 8 लाख तक, यानी कि अगले 4 लाख पे 5% लगेगा। 8 लाख के ऊपर 12 लाख तक, यानी कि अगले 4 लाख पे 10% लगेगा। 12 लाख के ऊपर 16 लाख तक, यानी कि अगले 4 लाख पे 15% लगेगा। 16 लाख के ऊपर 20 लाख तक, यानी कि अगले 4 लाख पे आपका 20% लगेगा। 20 लाख के ऊपर 24 लाख तक, यानी कि अगले 4 लाख पे 25% लगेगा। और जो आपने बैलेंस इनकम कमाई है उस पे कितना लगेगा? उस पे आपका 30% लगेगा। तो अब जब आप यहां पे टैक्स निकालेंगे तो आपको पता चलेगा जी, जो आपका पहला 24 लाख है, आपका जो पहला 24 लाख है, यानी कि यहां तक 24 लाख पे जब आप टैक्स निकालोगे तो 24 लाख पे जो टैक्स आता है वो कितने का आता है? वो 3 लाख रुपए का आता है। तो ये एग्जाम में आपके लिए शॉर्टकट का काम कर सकता है अगर आप इसको याद कर लो तो। ठीक है, पहले 24 लाख पे आपका जो टैक्स आएगा दैट विल बी 3 लाख। कैसे आ रहा है? अगर आप देखोगे तो यहां पे 0 आएगा, यहां पे 20 आएगा, यहां पे 40 आएगा, यहां पे 60 आएगा, यहां पे 80 आएगा और यहां पे 1 लाख आएगा। तो इन सबको जोड़ोगे तो इट विल कम टू व्हाट? इट विल कम टू 3 लाख। तो 24 लाख तक आपको 3 लाख रुपए का टैक्स लगेगा। 24 लाख के ऊपर आप जो कमाओगे उस पे आपको क्या देना पड़ेगा? 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसका सरचार्ज भी है, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है अपने बेसिक वाले चैप्टर के अंदर, राइट। कि आपकी जब इनकम 50 लाख के ऊपर जाएगी तो आपको इस पे सरचार्ज लगेगा। कितना? 10% का। मैक्सिमम सरचार्ज जो डिफॉल्ट रिजीम में लगता है वो कितने का लगता है? 25% का लगता है। सर मार्जिनल रिलीफ जो होती है वो भी आपकी डिफॉल्ट रिजीम में मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती। डिफॉल्ट रिजीम में भी मार्जिनल रिलीफ मिलती है। इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का वो भी लगेगा। इसके बाद कुछ डिडक्शंस हैं और कुछ एग्जेम्पशंस हैं जो आपको डिफॉल्ट रिजीम में नहीं मिलती। कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलाउड नहीं है अंडर द डिफॉल्ट रिजीम। कौन कौन सी है?
सबसे पहले अगर मैं सैलरी वाले चैप्टर की बात करूं, तो सैलरी वाले चैप्टर में आपको एचआरए का जो एग्जेम्पशन है वो डिफॉल्ट रिजीम में नहीं मिलता, सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलता है। अलाउंसेस का जो एग्जेम्पशन है, चाहे वो ऑफिशियल अलाउंस हो चाहे वो पर्सनल नेचर के अलाउंस हो, उसका एग्जेम्पशन भी ओल्ड रिजीम में मिलता है, न्यू में नहीं मिलता। लेकिन न्यू में ये 4 तरीके के जो अलाउंसेस हैं इनका आपको एग्जेम्पशन मिलता है। डेली अलाउंस एक ऑफिशियल अलाउंस था, इसका आपको एग्जेम्पशन मिलता है। ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफिशियल अलाउंस था, इसका एग्जेम्पशन मिलता है। कन्वेंस अलाउंस ऑफिशियल अलाउंस था, इसका एग्जेम्पशन मिलता है। और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जो कि पर्सनल नेचर का है, अगर एम्प्लॉय डिसेबल्ड है, मतलब हैंडीकैप था, ब्लाइंड था, है ना, डेफ था, डम्ब था, तो वहां पर उसको एग्जेम्पशन मिलती है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस की जो एग्जेम्पशन है वो अपने पास अवेलेबल है। इसके बाद जो लीव ट्रेवल कंसेशन की एग्जेम्पशन है, जिसमें हमने पढ़ा था मियाँ बीवी और मैक्सिमम 2 बच्चे, 2 बच्चे है, मीठी बाकी है बवासीर, याद आ गया ना। तो एलटीसी की जो एग्जेम्पशन है वो एग्जेम्पशन भी कहां पर मिलती है, सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलती है। पहले एक बच्चा है, बाद में मल्टीपल चाइल्ड हो जाए तो तीनों बच्चों की मिल जाती है। पहले मल्टीपल है, बाद में एक हो जाए तो फिर आपको 2 की ही मिलती है, याद आ रहा है। तो जो एलटीसी वाली एग्जेम्पशन है वो केवल कहां पर मिलेगी, वो आपको केवल ओल्ड रिजीम में मिलेगी, न्यू में नहीं मिलेगी। लंच और मील की जो एग्जेम्पशन मिलती थी, जो पर्क था, 50 रुपीज पर मील की एग्जेम्पशन मिलती, ये भी आपको ओल्ड में मिलेगी, न्यू में नहीं मिलेगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों को मिलती है, ओल्ड रिजीम में 50, न्यू रिजीम में 75। लेकिन जो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता था, वो ओल्ड रिजीम में मिलता है, न्यू रिजीम में नहीं मिलता। प्रोफेशनल टैक्स पेड का जो डिडक्शन है वो भी आपको ओल्ड रिजीम में मिलता है, न्यू रिजीम में। तो सैलरी के अंदर ये 5 चीजें हैं जो आपको केवल ओल्ड में मिलती है, न्यू में नहीं मिलती। इसके बाद अगला आता है आपके पास अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी वाले पूरे चैप्टर में बस एक फर्क था कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, वो ओल्ड रिजीम में आपको मिलता है 2 लाख या 30,000। न्यू रिजीम के अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड का डिडक्शन आप नहीं ले सकते। इन शॉर्ट अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो डिफॉल्ट रिजीम के अंदर उसकी इनकम हमेशा क्या आएगी, डिफॉल्ट रिजीम में वो हमेशा निल आएगी। डिफॉल्ट रिजीम के अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की इनकम विल ऑलवेज बी निल, ठीक है। इसके बाद पीजीबीपी की बात करें तो पीजीबीपी के अंदर 3 चीजें हैं जो ओल्ड में मिलती हैं, न्यू में नहीं मिलती। एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू में नहीं मिलता। इसके अलावा जो आपने कंट्रीब्यूशन करा है आउटसाइड एजेंसी को फॉर साइंटिफिक रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च, वो आपको यहां पर नहीं मिलता। इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च होती है तो दोनों रिजीम्स में डिडक्शन मिलती है, लेकिन कंट्रीब्यूशन करा है आउटसाइड एजेंसी को तो ओल्ड रिजीम में मिलेगा, न्यू रिजीम में नहीं। स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35 एडी ओल्ड रिजीम में मिलता है, न्यू रिजीम में नहीं मिलता। ओल्ड रिजीम में मिलता है, न्यू रिजीम में नहीं मिलता। तो सर अगर आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है और आप ओल्ड रिजीम फॉलो कर रहे हो तो ओल्ड रिजीम में कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका पीएल में डेबिट हो जाएगा। और अगर आप न्यू रिजीम में स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा। न्यू रिजीम में कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएल में डेबिट नहीं हो सकता, उसका डेप्रिसिएशन डेबिट होगा। इसके बाद अदर सोर्स में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक फैमिली पेंशन वाले पॉइंट में डिफरेंस है। ओल्ड रिजीम में जो आपको एग्जेम्पशन मिलती है वो मिलती है 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर की, और न्यू रिजीम में मिलती है 1/3 और 25,000 विच एवर इज लोअर की, ये डिफरेंस है। इसके बाद वो जो पोस्ट ऑफिस की एग्जेम्पशन थी 10-15 वाली, वो दोनों को मिलती है, याद रखना। जो पोस्ट ऑफिस की एग्जेम्पशन थी 10-15 वाली कि इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3500, ज्वाइंट अकाउंट है तो 7000, वो दोनों को मिलती है, ओल्ड में भी और न्यू में भी। इसके बाद अगला आता है आपके पास क्लबिंग ऑफ इनकम। अच्छा, कैपिटल गेन में कोई डिफरेंस नहीं है, कैपिटल गेन में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंज नहीं है, ओल्ड और न्यू बिल्कुल सेम है। इसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम भी पूरा सेम है, बस एक पॉइंट में डिफरेंस आता है कि जब माइनर की इनकम पेरेंट के हाथ में क्लब होती है तो ओल्ड रिजीम में पेरेंट को सेक्शन 1032 का एग्जेम्पशन मिलता है, जिसमें 1500 रुपए पर माइनर चाइल्ड की एग्जेम्पशन ली जा सकती है। ये न्यू रिजीम में आपको अवेलेबल नहीं होती। इसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में भी एक जगह पे डिफरेंस है। एचपी का जो लॉस है उसका इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है,
न्यू रिजीम के अंदर, और ना ही उसका कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। अगर आप न्यू रिजीम ले रहे हो और आपके पास एचपी हेड में लॉस आ रहा है, तो आप ना तो उस लॉस को क्या कर सकते हो, ना तो उस लॉस को आप दूसरे हेड से एडजस्ट कर सकते हो, और ना ही आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इन शॉर्ट, आपके एचपी लॉस का क्या होगा, केवल इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ही होगा, और जो बैलेंस लॉस आपके पास बचेगा वो न्यू रिजीम के अंदर क्या हो जाएगा जी, लैप्स हो जाएगा। इसके बाद अगर हम डिडक्शंस की बात करते हैं तो 80C टू 80U की जो डिडक्शंस हैं वो नहीं मिलेंगी, केवल 3 डिडक्शंस मिलती हैं, केवल 3 डिडक्शंस मिलती हैं। 80CCD2 का डिडक्शन मिलता है, 80CCH2 का डिडक्शन मिलता है, और 80JJAA का डिडक्शन मिलता है। इन 3 डिडक्शन के अलावा चौथी डिडक्शन आपको नहीं मिलती न्यू रिजीम में। सेक्शन 10AA जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट के डिडक्शंस हैं, ये डिडक्शंस भी आपको कहां पर मिलती हैं, ये आपको ओल्ड रिजीम में ही मिलती है, ये भी आपको न्यू रिजीम के अंदर नहीं मिलती। ये कंप्लीट समरी थी 115 BAC की, जो हमने अलग अलग जगह पर क्या कर रखी थी, पढ़ रखी थी, राइट। इसको आप एक बार अपने पास वीडियो को पॉज करके रीड भी कर लो। ठीक है, चलिए अब गाड़ी को आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स की, AMT की, AMT की, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, सर ये ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या है, इसको हम बोलते हैं AMT। AMT देखो, गवर्नमेंट कहती है कि हमने आपका काफी भला सोच लिया, हमने आपको काफी सारी डिडक्शंस दे दी, हमने आपको काफी सारी एग्जेम्पशंस दे दी। इन डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का फायदा उठाकर आपने अपनी टोटल इनकम काफी कम कर ली, जिससे अल्टीमेटली आपका जो टैक्स है वो काफी कम आ रहा है। एक्चुअली में यू हैव अ पेइंग कैपेसिटी ऑफ टैक्सेस, लेकिन आपने क्या करा है सर, आपने डिडक्शंस का, एग्जेम्पशंस का फायदा लेकर अपनी टैक्स लायबिलिटी को क्या कर लिया है, कम कर लिया है, जिसकी वजह से आप कम टैक्स पे कर रहे हो। और इससे ना प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, इससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि देश को चलाना है, पब्लिक का वेलफेयर करना है, तो पब्लिक के वेलफेयर के लिए हमारे पास फंड्स नहीं आ पा रहे, पब्लिक के वेलफेयर के लिए हमारे पास फंड्स नहीं आ पा रहे। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको कुछ मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा, आपको कुछ मिनिमम टैक्स तो हमको पे करना ही पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सके सर, हम हमारा देश जो है वो बढ़िया तरीके से चला सके, इकोनॉमी को बूस्ट कर सके, देश की तरक्की हो सके। उसके लिए आपको मिनिमम कुछ टैक्स तो देना ही पड़ेगा। इसके लिए सरकार का कॉन्सेप्ट लेकर आई, सरकार कॉन्सेप्ट लेकर आई आपका ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब ये जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है, ये AMT का जो कॉन्सेप्ट है, ये केवल और केवल एप्लीकेबल है, ये केवल और केवल एप्लीकेबल है फॉर द ओल्ड रिजीम। ये एप्लीकेबल है केवल और केवल फॉर द ओल्ड रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में आपके AMT का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, न्यू टैक्स रिजीम में कोई AMT का कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ओल्ड रिजीम। सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है कि आपका जो भी टैक्स आ रहा है, जो भी आपका टैक्स आ रहा है एज पर नॉर्मल प्रोविजन, जो भी आपका टैक्स निकल कर आ रहा है एज पर नॉर्मल प्रोविजंस, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जो भी आपका टैक्स निकल कर आ रहा है, या फिर जितना आपका मिनिमम टैक्स है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है, सर ये कितना है, ये है 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। आपकी एक एडजस्टेड टोटल इनकम निकाली जाएगी, उस एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% या तो आपको यह देना पड़ेगा, या तो जो आपका नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स निकल कर आ रहा है वो देना पड़ेगा। नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स मतलब जो तुम करते हो कि भैया GTI निकालो, GTI में से डिडक्शंस को माइनस करो, टोटल इनकम निकालो, इस टोटल इनकम पे टैक्स निकालो, अगर टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर जा रही है तो उस पर सरचार्ज लगाओ और उस पर 4% का सेस लगाओ।
ये तुम्हारा जो टैक्स निकला है दिस इज एज पर नॉर्मल प्रोविजन। ये जो आपका टैक्स आया है इसे कंपेयर करेंगे आपके एएमटी से, तो एएमटी में 18.5% का रेट फिक्स है। आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम निकाली जाएगी, उस एडजस्टेड टोटल इनकम में 18.5% का मल्टीप्लाई करा देंगे, वो आपका एएमटी आ जाएगा। और इन दोनों में जो भी आपका हायर होगा, उस हायर को क्या माना जाएगा जी? उस हायर को आपकी टैक्स लायबिलिटी मानी जाएगी। सर अच्छा एक बात बताओ, ये जो एएमटी है क्या इसमें सरचार्ज नहीं लगेगा? क्या इसमें सेस नहीं लगेगा? लगेगा ना, लगेगा। नोट अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड कर रही है 50 लाख को, तो इसके ऊपर भी सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। इसके ऊपर भी आपका जो सरचार्ज है वो क्या कर दिया जाएगा? इसके ऊपर भी आपका सरचार्ज एप्लीकेबल कर दिया जाए। अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड कर रही है तो इसके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। एंड जो आपका एएमटी है उसमें भी आपका 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई होगा। मतलब 18.5% करके जो भी आएगा, 18.5% करके जो भी आएगा, उसमें अगर सरचार्ज लगना है तो सरचार्ज भी ऐड करेंगे, एंड ऑब्वियसली 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड होगा। और जो सरचार्ज है उसके रेट वही है जो आपने पढ़े हैं कि अगर 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है तो 10%, 1 करोड़ के ऊपर है 2 करोड़ तक है तो आपका 15%, 2 करोड़ से ऊपर है 37% तक है तो आपका 2 करोड़ से ऊपर है 5 करोड़ तक है तो 25%, 5 करोड़ के ऊपर है तो 37%। उसी तरीके से यहां पर भी क्या लग जाएंगे? आपके सरचार्ज लग। और सर हमें ना अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि सर गवर्नमेंट हमारे साथ चीटिंग कर रही है, हमें ऐसी फीलिंग आ रही है। बिल्कुल कर रही है बेटा, तुम्हारी जो फीलिंग है वो फीलिंग बिल्कुल ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने जो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस बनाई हैं, अगर हम वो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का लीगली बेनिफिट उठा रहे हैं तो इसमें गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन गवर्नमेंट कहती है हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि तुमने ज्यादा ही फायदा उठा लिया, तुमने डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का इतना फायदा उठा लिया कि तुम्हारा जो टैक्स है वो काफी कम हो गया है। इसकी वजह से देश चलाने में दिक्कत आ रही है, तो हमें योगदान चाहिए तुमसे, तो हमें कुछ मिनिमम टैक्स तो तुमसे चाहिए ही चाहिए। इतना टैक्स तो हमें तुमसे चाहिए ही चाहिए, इससे कम में गुजारा नहीं होगा। और सर ये तो चीटिंग है ना, ये तो चीटिंग है। चीटिंग नहीं है, अभी मैं तुमको आगे बताऊंगा कि अगर तुम एएमटी पे करते हो, तो तुमने जितना एक्स्ट्रा टैक्स पे करा है ना, उसका तुम्हें क्या मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा। अभी मैं समझाता हूं। वो समझने से पहले तुम ये समझो कि सर ये एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है, क्योंकि सारा खेल किस पे टिका हुआ है? इसी पे टिका हुआ है। पहले तुम ये समझो कि एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है। व्हाट इज एडजस्टेड टोटल इनकम? तो सरकार कहती है कि एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है? कुछ नहीं है, तुमने जो टोटल इनकम निकाली है एज पर नॉर्मल प्रोविजंस, दैट इज जीटीआई माइनस डिडक्शंस। तुमने जो टोटल इनकम निकाली है एज पर नॉर्मल प्रोविजंस, उसको पकड़ लो और उसमें क्या करो, तुमने अगर सेक्शन 10AA का डिडक्शन ले रखा है, SEZ वाला, तो उसे ऐड कर दो। इसमें क्या हो रहा था? 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स, 50% ऑफ एक्सपोर्ट्स प्रॉफिट की डिडक्शन मिल रही थी। मतलब प्रॉफिट कमाया है लेकिन टैक्स नहीं दे रहे थे। क्योंकि उस प्रॉफिट की क्या मिल रही थी? डिडक्शन मिल रही थी। तो ये डिडक्शन को क्या कर दो? रिवर्स कर दो। ऐड बैक कर दो। इसके बाद अगर तुमने डिडक्शन क्लेम करी है अंडर सेक्शन 80JJAA, 80QQB
80 QQB, 80 RRB, अगर तुमने इन 3 सेक्शंस में डिडक्शंस क्लेम करी है तो वो डिडक्शन को भी क्या कर दो, वो डिडक्शन को भी तुम रिवर्स कर दो, एड बैक कर दो। ये हम क्या कर रहे हैं, एटीआई निकाल रहे हैं, एटीआई एडजस्टेड टोटल इनकम निकाल रहे हैं। इस डिडक्शन को भी क्या करो, रिवर्स करो, क्योंकि 80 डबल जे डबल ए में क्या हो रहा था, तुमने कुछ एडिशनल एम्प्लॉइज हायर करे थे, उनको सैलरी दी थी, उस सैलरी को तुमने पीजीबीपी में भी डेबिट किया था, फिर उस सैलरी का 30% तुम्हें एडिशनल डिडक्शन मिला था 80 डबल जे डबल ए में। तो एडिशनल डिडक्शन है ना, इसलिए सरकार क्या कह रही है, वापस करो एटीआई के लिए, एटीआई के लिए वापस कर दो। 80 क्यूक्यूबी और आरआरबी क्या थी, तुमने रॉयल्टी इनकम कमाई थी, रॉयल्टी इनकम का डिडक्शन था, इनकम का डिडक्शन था, उसको रिवर्स करा रही है सरकार एटीआई निकालने के लिए। इसके बाद अगर तुमने सेक्शन 35 एडी की डिडक्शन ली है तो उसे भी रिवर्स करो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तुमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो तुमने अपने पास, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए तुमने जो 35 एडी का डिडक्शन लिया है, उसे भी रिवर्स कर दो। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डेप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन तुमने पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएल में डेबिट करा हुआ है, तो जो तुमने पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएल में डेबिट करा हुआ है उसे क्या करा जाएगा, रिवर्स करा जाएगा, और तुम्हें उसका क्या दे दिया जाएगा, डेप्रिसिएशन दे दिया जाएगा। उसका तुम्हें क्या दे दिया जाएगा, डेप्रिसिएशन दे दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर incurred for specified business, incurred for specified business। इस डेप्रिसिएशन को आप क्या करोगे जी, इस डेप्रिसिएशन को आप यहां से माइनस करोगे, और ये जो रिजल्ट आएगा, दिस रिजल्ट विल बी योर एडजस्टेड टोटल इनकम। मतलब करना क्या है, समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी थी, आपने मशीन परचेज करी थी स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, आपने 10 लाख की मशीन खरीदी थी स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो 10 लाख की मशीन आपने खरीदी थी, इसको आपने पीएल में डेबिट करा होगा, क्योंकि आपको 35 एडी में कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है 100%। तो ये 10 लाख रुपए को हम क्या कर रहे हैं, ये 10 लाख रुपए को हम रिवर्स कर रहे हैं, एड बैक कर रहे हैं। ये 10 लाख रुपए को हम क्या कर रहे हैं, ऐड बैक कर रहे हैं। और इसी 10 लाख रुपए का हम आपको क्या दे रहे हैं, इसी 10 लाख रुपए का हम आपको डेप्रीसिएशन दे रहे हैं। इसी 10 लाख का हम आपको क्या देंगे, डेप्रीसिएशन देंगे। मतलब अगर 35 एडी वाला बिजनेस ना होता तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो पीएल में नहीं जाता, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेप्रीसिएशन पीएल में जाता। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पीएल में पड़ा हुआ है उसको रिवर्स कर रहा हूं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेप्रीसिएशन है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेप्रीसिएशन है वो मैं आपको अलाउ कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको ये 35 एडी के दो ट्रीटमेंट करने होते हैं। 35 एडी के आपको दो ट्रीटमेंट करने होते हैं। जो 35 एडी का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एड बैक होता है, और 35 एडी वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेप्रीसिएशन आपको अलाउ होता है। ये मैं कर क्या रहा हूं सर, ये मैं एटीआई निकाल रहा हूं, एडजस्टेड टोटल इनकम निकाल रहा हूं। और इस एडजस्टेड टोटल इनकम का हम 18.5% करेंगे, और फिर उसे हम हमारी नॉर्मल इनकम पे जो टैक्स है उससे कंपेयर करेंगे, और दोनों में जो हायर होगा वो हम यहां पर पे करेंगे। सर एग्जाम्पल दे देते तो बढ़िया रहता। चलो एग्जाम्पल करते हैं तो बात आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो जैसे मान लीजिए आपकी जो टोटल इनकम आ रही है, टोटल इनकम जो आपकी आ रही है मिस्टर जे की, वो आ रही है 25 लाख रुपीस की, एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मेरी 25 लाख रुपए की इनकम आ रही है एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, आफ्टर क्लेमिंग फॉलोइंग डिडक्शंस।
आफ्टर क्लेमिंग फॉलोइंग डिडक्शंस। मैंने क्या क्या डिडक्शन ले रखी है सर? मान लीजिए मैंने डिडक्शन ली है अंडर सेक्शन 10AA। मान लीजिए मैंने डिडक्शन ली है अंडर सेक्शन 10AA। 10AA की डिडक्शन निकालनी आपको आती है, चेक करना पड़ता है बिजनेस अपने फर्स्ट 5 ईयर्स में है कि अपने नेक्स्ट 5 ईयर्स में है, 100% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट और 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट। मान लीजिए मैंने डिडक्शंस ली है अंडर सेक्शन 80JJAA, ये भी आपको निकालनी आती है, एडिशनल एम्प्लॉय की कॉस्ट का 30%। तो मान लीजिए ये मैंने 3 लाख रुपए की क्लेम करी है। और तीसरी मान लीजिए मैंने 35AD में मशीन खरीदी थी, डिडक्शन ली है अंडर सेक्शन 35AD। ये डिडक्शन मैंने ली है बेटा 5 लाख रुपए की फॉर द मशीन परचेस्ड, फॉर द मशीन परचेस्ड फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस। मैंने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए मशीन खरीदी थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, वो मेरे पीएल में डेबिट हुआ होगा। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है आपको टैक्स पेबल, आपको टैक्स पेबल अंडर द नॉर्मल प्रोविजन, अंडर द नॉर्मल प्रोविजन। दैट इज असेसी ने क्या कर लिया है? असेसी ने ऑप्ट आउट कर लिया है। दैट इज असेसी ने ऑप्ट आउट कर लिया है फ्रॉम डिफॉल्ट रिजीम। असेसी ने ऑप्ट आउट कर लिया है फ्रॉम डिफॉल्ट रिजीम। आपको क्या करना है सर? यहाँ पे आपको यहाँ पे टैक्स पेबल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने देख लिया कि असेसी ने 10AA का डिडक्शन भी लिया हुआ है, 80JJAA का डिडक्शन भी लिया हुआ है, 35AD का डिडक्शन भी लिया हुआ है, और नॉर्मल प्रोविजन से हमें सॉल्व करना है। तो हमेशा हमारी जो टैक्स लायबिलिटी होगी, याद रखना, नॉर्मल प्रोविजंस में, नॉर्मल प्रोविजंस में हमारी जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो क्या होगी? दैट विल बी हायर ऑफ फॉलोइंग, दैट विल बी हायर ऑफ फॉलोइंग। हायर ऑफ फॉलोइंग क्या? जितना आपका टैक्स आ रहा है एज पर नॉर्मल प्रोविजंस, जितना भी आपका टैक्स आ रहा है एज पर नॉर्मल प्रोविजंस, या फिर जितना भी आपका AMT आ रहा है, इन दोनों में जो भी आपका हायर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं? सबसे पहले मैं टैक्स निकाल रहा हूं एज पर नॉर्मल प्रोविजन। तो मैंने इनकम कितनी कमाई है? मैंने इनकम कमाई है 25 लाख रुपए की। 25 लाख पे टैक्स निकालते हैं। क्वेश्चन में एज नहीं बताई, तो हम जो एज लेके चलेंगे वो कौन सी वाली लेके चलेंगे? 60 ईयर से कम वाली एज लेके चलेंगे। तो टोटल इनकम आपके पास कितने की है? 25 लाख की है। तो आप जरा इस पे टैक्स निकालो, तो आपका जो टैक्स निकलेगा पहले 10 लाख पे 1,12,500 आ जाएगा, पहले 10 लाख पे आ जाएगा 1,12,500, और जो बैलेंस का 15 लाख है उस पे आ जाएगा 30%, यानी कि 4,50,000। दैट विल बी 562,500। 562,500 पे 4% का सेस लगा दो, 4% का सेस लगा तो सर ये आपका आ जाएगा 5,85,000। ये आपकी क्या आ गई? टैक्स लाइबिलिटी आ गई। दिस इज योर टैक्स लाइबिलिटी 580। अब आपको क्या करना है सर? अब आपको AMT लगाना है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, AMT लगाना है। AMT क्या होगा सर? AMT होगा 18.5% ऑफ ATI। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा सर? हमको पहले ATI निकालनी पड़ेगी, हमको पहले ATI निकालनी पड़ेगी। सर ATI कैसे निकलेगी? एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलेगी? सर कुछ नहीं करना है, जो टोटल इनकम आ रही है एज पर नॉर्मल प्रोविजंस उसको पकड़ लो। नॉर्मल प्रोविजन से आपकी इनकम आ रही है 25 लाख रुपए की। अब इसमें प्लस करो जो तुमने 10AA में डिडक्शन ले रखी है, इसमें प्लस करो जो तुमने 80JJAA के अंदर, 80QQB के अंदर,
80 RRB के अंदर डिडक्शन ले रखी है, इसमें प्लस करो तो तुमने 35 AD के अंदर डिडक्शन ले रखी है। तो तुमने 10 डबल ए में कितना ले रखा था? 10 डबल ए में 10 लाख ले रखा था, ऐड करो। तुमने 3 लाख रुपए का डिडक्शन 80 डबल जे डबल ए में ले रखा था, ऐड करो। और 5 लाख रुपए तुमने ले रखा था अपने पास 35 AD में, ऐड करो। अच्छा, 35 AD में तुमने 5 लाख की मशीन खरीदी थी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएल में नहीं जाता, पर डेप्रिसिएशन तो पीएल में जाता है ना। तो आपने 35 AD में मशीन खरीदी थी 5 लाख की, तो इस मशीन का डेप्रिसिएशन आपको अलाउड हो जाएगा। और मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगता है? 15% का। तो 5 लाख का 15% है 75,000, तो आपको 75,000 का डिडक्शन मिल गया। दैट मीन्स आपका जो एडजस्टेड टोटल इनकम आएगा वो कितने का आ जाएगा? सर एडजस्टेड टोटल इनकम 25 लाख प्लस 10 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख 43 माइनस 75, आपका एडजस्टेड टोटल इनकम आ गया 42,25,000। आपका एडजस्टेड टोटल इनकम आ गया 42,25,000। तो अब आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज 18.5% ऑफ 42,25,000। 42,25,000 का 18.5%, दैट विल कम टू 781,625। और इसमें अब क्या करेंगे? 4% का सेस ऐड करेंगे। सरचार्ज क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि मेरी जो इनकम है, जो एडजस्टेड टोटल इनकम है, वो 50 लाख के अंदर है, तो यहां पे सरचार्ज नहीं लगेगा, सीधे सीधे मेरा क्या लग जाएगा? 4% का सेस लग जाएगा। तो 781,625 प्लस 4%, तो ये मेरा आ जाएगा 812,890। ये मेरा आ जाएगा 812,890। अब आप मुझे बताओ कि मुझे गवर्नमेंट को क्या देना है? मेरा नॉर्मल प्रोविजन से जो टैक्स आ रहा है दैट इज 585। नॉर्मल प्रोविजन से जो मेरा टैक्स आ रहा है दैट इज 585, और जो मेरा एएमटी से आ रहा है दैट इज 812,890। 812,890। बट ऑब्वियस है मुझे अब गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? सर मुझे गवर्नमेंट को 812,890 देना पड़ेगा, यानी कि मेरी जो टैक्स लायबिलिटी निकलेगी, मेरी जो टैक्स लायबिलिटी निकलेगी दैट विल बी 812,890। अब आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है कि नहीं हो रही है? सर मेरे साथ ये नाइंसाफी हो रही है कि नहीं हो रही है? मैंने यहां पर क्या किया है जी? सर मैंने यहां पर गवर्नमेंट के जो कायदे कानून थे, जो गवर्नमेंट की डिडक्शन थी 10 डबल ए की, जो गवर्नमेंट की डिडक्शन थी 80 डबल जे डबल ए की, जो गवर्नमेंट की 35 एडी की डिडक्शन थी, मैंने इन सब का फायदा उठाया। तो मैंने क्या गलत किया? मैंने क्या गलत किया? मुझसे ये पाप मुझसे ये पाप क्यों करवाया जा रहा है? मुझसे ये वाला टैक्स क्यों लिया जा रहा है? भाई मेरा तो टैक्स ये बनता है ना 585, मेरे से 585 लो ना। 812,890 क्यों ले रहे हो? तो सरकार क्या बोल रही है? भाई देश चलाना है, आपके पास पेइंग कैपेसिटी है, आपने 10 लाख रुपए का एक्सपोर्ट प्रॉफिट कमाया है जिसका आप डिडक्शन ले रहे हो, आपने 3 लाख रुपए एडिशनल डिडक्शन ले लिया सैलरी का, आपने 35 एडी कैपिटल एक्सपेंडिचर को पीएल में डाला है, तो आपके पास पैसा है, यू कैन पे द टैक्स, लेकिन आप डिडक्शंस का फायदा उठा रहे हो, इसलिए आप टैक्सेस नहीं दे पा रहे। तो मैं कह रहा हूं भाई इसमें मेरी क्या गलती है? डिडक्शन भी तो तुमने बनाई है, गवर्नमेंट तुमने बनाई है ना। मैं तुम्हारी तो बात मान रहा हूं, गवर्नमेंट कहती है नाराज मत हो। गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है नाराज मत हो, नाराज मत हो। अगर तुमने एएमटी पे करा है, अगर तुमने एएमटी पे करा है, तो हम तुम्हें क्या दे देंगे? हम तुम्हें एएमटी का क्रेडिट दे देंगे। हम तुम्हें एएमटी का क्रेडिट दे देंगे, क्रेडिट दे देंगे। तुमने जितना एक्स्ट्रा टैक्स पे करा है, जितना तुमने एक्स्ट्रा टैक्स पे करा है थ्रू एएमटी, हम उसका क्या दे देंगे? तुम्हें क्रेडिट दे देंगे। जितना तुमने एक्स्ट्रा टैक्स पे करा है दैट इज दैट इज दैट इज एएमटी एएमटी माइनस टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन।
एएमटी माइनस टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन, जो तुमने एक्स्ट्रा टैक्स पे करा है, एएमटी माइनस टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन, इसका हम तुम्हें क्या कर देंगे सर, इसका हम तुम्हें टैक्स क्रेडिट दे देंगे, इसका हम तुम्हें टैक्स क्रेडिट दे देंगे। और तुम इस टैक्स क्रेडिट को क्या कर सकते हो, तुम इस टैक्स क्रेडिट को एडजस्ट कर सकते हो अपने टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन से। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हें टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, तुम्हें टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इस टैक्स क्रेडिट का तुम क्या कर सकते हो, इस टैक्स क्रेडिट का तुम क्या कर सकते हो, इट कैन बी एडजस्टेड, इट कैन बी एडजस्टेड, इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटी, अगेंस्ट फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटी, अगेंस्ट फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटी whenever आपका जो टैक्स है एज पर नॉर्मल प्रोविजन is higher than AMT. इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटी, इसे आप फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो। और कब एडजस्ट कर सकते हो, जब भी आपका टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन हायर होगा देन द AMT। मतलब फ्यूचर में जब भी आपका नॉर्मल टैक्स आपके AMT से ज्यादा होगा, जब भी आपका नॉर्मल टैक्स AMT से ज्यादा होगा, तब आपको सेट ऑफ मिलेगा। और प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, आपको जो एडजस्टमेंट अलाउड है, आपको जो एडजस्टमेंट अलाउड होगा, यानी कि आपको जो क्रेडिट अलाउड होगा टू बी एडजस्टेड, वो होगा लोअर ऑफ जितना आपका टैक्स क्रेडिट है, या फिर नॉर्मल टैक्स माइनस AMT ऑफ दैट ईयर। सर नहीं समझ में आया सर। सर आप तो कह रहे थे छोटा सा टॉपिक है सर, नहीं समझ में आ रहा सर, बाउंसर लग गया सर, क्या कहना चाह रहे हो? देखो, आप मुझे बताओ, आपने यहां पर कितना एक्स्ट्रा टैक्स दिया, आप मुझे बताओ यहां पर आपने कितना एक्स्ट्रा टैक्स दिया। इन अबव एग्जाम्पल आपने कितना एक्स्ट्रा टैक्स दिया? एक्स्ट्रा टैक्स है AMT माइनस नॉर्मल टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स है AMT माइनस नॉर्मल टैक्स। AMT कितना आया था आपका? AMT आया था आपका 812890, AMT आया था 812890, और नॉर्मल टैक्स कितना आया था? 585। 812890 माइनस 585, तो आपके पास एक्स्ट्रा टैक्स आपने पे करा है 2,27,890 का। इस 2,27,890 का आपको क्या मिल जाएगा? टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब ये पैसा आप अपनी फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटीज के अगेंस्ट एडजस्ट करा सकते हो। आपने गवर्नमेंट को जो एक्स्ट्रा टैक्स दिया है, ये आप क्या कर सकते हो, अपनी फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटी में से एडजस्ट करा सकते हो। जैसे आप अपने आउटपुट टैक्स में से ITC माइनस कराते हो ना, ये वही है, ये ITC हो गया आपका। कि अब आपकी जो अगली टैक्स लाइबिलिटी आएगी, उसमें से आप माइनस कराओगे। लेकिन ये टैक्स क्रेडिट पता है कब मिलेगा? ये टैक्स क्रेडिट आपको तभी मिलेगा जब अगले साल आपका जो नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स है वो आपके AMT से ज्यादा हो। आपका नॉर्मल प्रोविजन से जो टैक्स है वो आपके AMT से ज्यादा हो तभी मिलेगा। तो जैसे मान लो नेक्स्ट ईयर, सपोज आपका नेक्स्ट ईयर, अगले साल
आपका जो नॉर्मल टैक्स है, अगले साल आपका जो नॉर्मल टैक्स है वो है मान लो 10 लाख रुपए, थोड़ा ज्यादा हो गया। नॉर्मल टैक्स है मान लो आपका 7,50,000 रुपए, और आपका जो एएमटी है वो मान लो है 6,70,000 रुपए। तो अगले साल आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? अगले साल आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी सर? अगले साल आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी, इन दोनों में से जो हायर है, इन दोनों में से जो हायर है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी। तो अगले साल आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो नॉर्मल वाला टैक्स आ रहा है 750। अगले साल आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो क्या बन रही है? नॉर्मल वाला टैक्स बन रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल टैक्स है वो आपका एएमटी से ज्यादा है। तो जब आपका नॉर्मल टैक्स एएमटी से ज्यादा होगा तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी में से एएमटी का टैक्स क्रेडिट माइनस करोगे। आप इसमें से एएमटी का टैक्स क्रेडिट माइनस करोगे, एएमटी का टैक्स क्रेडिट माइनस करोगे। अब एएमटी का क्रेडिट कितना मिलेगा? एएमटी का क्रेडिट कितना मिलेगा? एएमटी का क्रेडिट मिलेगा जितना आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है, जितना आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है। तो क्रेडिट आपके पास अवेलेबल है 2,27,890 का, क्रेडिट आपके पास अवेलेबल है 2,27,890 का। या फिर जितना आपका नॉर्मल टैक्स है माइनस जितना आपका एएमटी है ऑफ द ईयर, मतलब जिस ईयर आप ये क्रेडिट ले रहे हो, जिस ईयर आप ये क्रेडिट ले रहे हो उस ईयर का नॉर्मल टैक्स और एएमटी का डिफरेंस। नॉर्मल टैक्स कितना है? 750, और ये कितना है आपके पास? 670। तो इसका डिफरेंस यानी कि 750 माइनस 670 दैट इज 80,000। इन दोनों में जो लोअर है उसका क्रेडिट ले सकते हो, यानी कि आपको जो क्रेडिट मिलेगा वो 80,000 मिलेगा। कहने का मतलब क्रेडिट लेने के बाद आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो एएमटी से कम नहीं होनी चाहिए। क्रेडिट लेने के बाद आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो एएमटी से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब अगले साल भी कम से कम 670 का तो टैक्स जाएगा ही। अगले साल भी कम से कम 670 का तो टैक्स जाएगा ही। तो 750 और 670 विच एवर इज हायर, 750। हमने पिछले साल ज्यादा टैक्स दिया था तो हमें इस साल उसका क्या मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट कितना मिलेगा? जितना क्रेडिट अवेलेबल है या फिर नॉर्मल टैक्स और एएमटी का डिफरेंस, इन दोनों में जो भी लोअर है। तो 80,000 का क्रेडिट मिलेगा, 670 बचेगा। अब आप मुझे बताओ आपके पास बैलेंस क्रेडिट कितना बचा? अब आपके पास बैलेंस क्रेडिट कितना बचा? आपके पास बैलेंस क्रेडिट कितना बचा? सर आपके पास बैलेंस क्रेडिट बचा 227,890 था, आपने 80,000 यूज कर लिया। अब आपके पास बचा 147,890। 147,890। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब अगले साल क्या हुआ? अगले साल आपका नॉर्मल टैक्स आ रहा है, सपोज कर लो 10 लाख रुपए, और आपका जो एएमटी आ रहा है वो आ रहा है जी 6 लाख रुपए। तो इन दोनों में से जो हायर है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी है। यानी कि फिर से आपका जो नॉर्मल टैक्स है वो ज्यादा है, तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आई वो 10 लाख रुपए की आई। अब इस 10 लाख में से वापस से आपको एएमटी का क्रेडिट मिलेगा, इसमें आपको वापस से एएमटी का क्रेडिट मिलेगा। एएमटी का क्रेडिट कितना मिलेगा? सर जितना क्रेडिट अवेलेबल है या फिर नॉर्मल टैक्स और एएमटी का डिफरेंस। तो क्रेडिट आपके पास कितना अवेलेबल है? क्रेडिट आपके पास अवेलेबल है 147,890, क्योंकि 80,000 तो ले चुके थे ना, 80,000 का क्रेडिट तो ले चुके थे। 227,890 में से 80,000 का क्रेडिट ले चुके हो, इतना बचा है। तो 147,890 या फिर नॉर्मल टैक्स और एएमटी का डिफरेंस,
नॉर्मल टैक्स और एएमटी का डिफरेंस इज 4 लाख। इन दोनों में जो भी लोअर है, इन दोनों में जो भी आपका लोअर है, यानी कि 147890। मेरी बात समझे क्या? मेरी बात समझे क्या? मतलब आपको क्रेडिट कब मिलेगा, आपको क्रेडिट कब मिलेगा और कितना मिलेगा, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? आपको क्रेडिट कब मिलेगा, आपको क्रेडिट कब मिलेगा? सर आपको क्रेडिट मिलेगा जब आपका नॉर्मल टैक्स आपके एएमटी से ज्यादा होगा। और क्रेडिट कितना मिलेगा, क्रेडिट कितना मिलेगा? सर क्रेडिट आपको मिलेगा जितना आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है, या फिर नॉर्मल टैक्स और एएमटी का जो डिफरेंस है इन दोनों में से जो लोअर है। अच्छा, इंटर लेवल पे आपके ये एएमटी क्रेडिट का जो एडजस्टमेंट है ना वो नहीं आएगा। मतलब आपसे बस एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बताऊं। आपके एग्जाम में बस ये पूछा जाता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। तो आपको नॉर्मल टैक्स और एएमटी दोनों में से जो हायर है वो निकालना होता है बस। एएमटी के क्रेडिट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता, इंटर लेवल पे नहीं आता। और वैसे भी अब ये जो सेक्शन है ना उतना काम का बचा नहीं, क्योंकि मेनली इंस्टीट्यूट अब न्यू रिजीम के क्वेश्चन पूछता है तो इस पे ध्यान नहीं लगाता वो ज्यादा। पर फिर भी हमने करना है क्योंकि सिलेबस में हम छोड़ के नहीं जाएंगे। यहां तक मेरी बात समझ में आई? तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक मैंने आपको एएमटी में इतनी सी बात बताई कि एएमटी क्या है। सर एएमटी है कि गवर्नमेंट को कुछ मिनिमम टैक्स चाहिए। क्यों मिनिमम टैक्स चाहिए? क्योंकि आपने डिडक्शन और एग्जेम्पशन का फायदा उठा के अपनी टैक्स लायबिलिटी को काफी कम कर लिया है, तो गवर्नमेंट को मिनिमम टैक्स चाहिए। अब मिनिमम टैक्स कैसे आएगा? जो भी नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स आ रहा है या फिर जितना आपके ऊपर एएमटी आ रहा है, दोनों का जो भी हायर है वो टैक्स लायबिलिटी होगी। एएमटी क्या होगा? एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5%, और अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड करेगी तो सरचार्ज लगेगा, और 4% का सेस तो वैसे भी लगना ही होता है। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलेगी? जो भी आपकी टोटल इनकम आई है एज पर नॉर्मल प्रोविजन, उसमें डिडक्शंस 10AA वाली, JAA वाली, QQB वाली, RRB वाली और 35AD वाली डिडक्शन आप ऐड बैक कर देंगे। और 35AD के लिए जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था उसका डेप्रिसिएशन आप यहां पर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ATI आ जाएगा, बात खत्म। इस ATI का 18.5% करके निकाल देना है। यहां तक का कार्यक्रम बिल्कुल ईजी है। इसके बाद जो आपने एएमटी पे करा है, यानी कि जो आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे करा है, उसका टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। टैक्स क्रेडिट कब मिलता है? जब नॉर्मल टैक्स आपके एएमटी से ज्यादा होता है तब मिलता है। कितना मिलता है? जितना आपके पास क्रेडिट है और जितना नॉर्मल टैक्स और एएमटी का डिफरेंस है, दोनों में जो लोअर है उसका आपको क्रेडिट मिलता है। सर ये क्रेडिट हम कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? सर एएमटी का जो क्रेडिट है वो 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। एएमटी का जो क्रेडिट है वो 15 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है। 15 साल तक अगर आप एएमटी को यूज कर पाते हो, मतलब ये एएमटी के क्रेडिट को यूज कर पाते हो तो ठीक है। अगर 15 साल के बाद भी एएमटी का क्रेडिट कुछ बच जाता है तो वो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। यानी कि ये जो 2,27,890 निकला था, 227,890 निकला था, ये मैक्सिमम 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अगले 15 साल में अगर आप इसको पूरा यूज कर लेते हो तो ठीक है, नहीं यूज कर पाते हो तो फिर ये क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये क्रेडिट वाले पार्ट का लोड मत लेना, ये एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए बस ये वाली बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगी, जो नॉर्मल प्रोविजन का टैक्स है या फिर जो एएमटी है, विच एवर इज हायर। अच्छा, इसके बाद समझना कि सर एएमटी के प्रोविजंस किस पे लगते हैं। तो राजा बेटा एक बात समझना, अगर आप असेसी हो और असेसी जो है वो अपने पास कंपनी है, असेसी जो है वो अपने पास कंपनी है, तो कंपनी के ऊपर एएमटी के प्रोविजन नहीं लगते, कंपनी के ऊपर मैट के प्रोविजन लगते हैं और वो आपके सिलेबस में नहीं है। कंपनी के ऊपर कभी भी एएमटी नहीं लगता, कंपनी के ऊपर मैट लगता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, और ये मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स आपके सिलेबस में नहीं है। तो लोड मत लेना, फाइनल में पढ़ोगे आप। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है।
सर अगर असेसी अपने पास एक फर्म है इंक्लूडिंग एलएलपी, अगर हमारे पास असेसी जो है वो एक है फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, तो इनके ऊपर एएमटी के प्रोविजन ऑलवेज एप्लीकेबल होते हैं। इनके ऊपर एएमटी के प्रोविजन ऑलवेज एप्लीकेबल होते हैं। एएमटी के प्रोविजन ऑलवेज एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। इनके ऊपर एएमटी के प्रोविजन सदैव 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 क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप कौन हो, अगर आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो। आप कौन हो? आप इंडिविजुअल हो, आप एचयूएफ हो, आप एओपी हो, आप बीओआई हो। अगर आप इन चारों में से हो, इन चारों में से हो, तो हम आपका चेक करेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम। क्या चेक करेंगे? हम आपका चेक करेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम। अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड नहीं कर रहा है 20 लाख को, अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड नहीं कर रहा है 20 लाख को, अप टू 20 लाख है, अप टू 20 लाख है, अप टू 20 लाख है, दैट इज आपका जो एटीआई है वो एक्सीड नहीं कर रहा 20 लाख को, तो ऐसे केस में आपके ऊपर एएमटी के प्रोविजन नहीं लगेंगे। ऐसे केस में आपके ऊपर एएमटी के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, ना एएमटी लगेगा ना मैट लगेगा। लेकिन अगर आपका एटीआई एक्सीड कर रहा है 20 लाख को, एटीआई एक्सीड कर रहा है 20 लाख को, एक्सीड कर रहा है 20, तो ऐसे केस में आपके ऊपर एएमटी के प्रोविजन लगेंगे, आपके ऊपर एएमटी के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इंडिविजुअल का आएगा। तो इंडिविजुअल के लिए आपको क्या देखना है? इंडिविजुअल के लिए आपको देखना है कि अगर एटीआई 20 लाख एक्सीड कर रही है तो ही एएमटी के प्रोविजन लगेंगे, अदरवाइज जो भी नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स आ रहा है आप वो दोगे। और अगर उसका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख को एक्सीड करेगा, एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से एक्सीड करेगा, तो नॉर्मल टैक्स या एएमटी विच एवर इज हायर। मतलब यहां पर अगर आपका 20 लाख एक्सीड नहीं कर रहा तो आपके ऊपर एएमटी नहीं लगेंगे, यानी कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी योर नॉर्मल टैक्स, दैट विल बी योर नॉर्मल टैक्स जैसे आप निकालते हो। और अगर एएमटी के प्रोविजन लग रहे हैं तो इसका मतलब आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? इसका मतलब आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी आपका जो भी नॉर्मल टैक्स है, जो भी आपका नॉर्मल टैक्स है या जो आपका एएमटी है, इन दोनों में जो भी आपका हायर है वो आपको क्या करना पड़ेगा? पे करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है एएमटी, एएमटी का लोड मत लो, एएमटी इज वेरी इजी। एएमटी कब लगेगा मैंने आपको बता दिया, एएमटी लगेगा अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपीस को एक्सीड करेगा। अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख को एक्सीड करता है तो एएमटी के प्रोविजन लगेंगे। एएमटी के प्रोविजन कहते हैं कि जितना भी आपका टैक्स नॉर्मल प्रोविजन से आ रहा है या जितना एएमटी है, दोनों में जो हायर होगा दैट विल बी योर टैक्स लायबिलिटी। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलती है ये मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल तरीके से टोटल इनकम निकालो और उसमें जो डिडक्शंस 10AA की हैं, डबल JAA की हैं, 35AD वाली है वो रिवर्स कर दो और 35AD का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। ये आपके पास एटीआई आएगा और इसी एटीआई के बेसिस पे चेक होगा। ठीक है जी एवरीवन, यहां तक मेरी बात समझ में आई? ठीक है। अब जब हम टोटल इनकम के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर हम इस एएमटी के ऊपर और थोड़ी बातें करेंगे, 2 4 5 क्वेश्चन हम इसके लगा के चलेंगे ताकि आपके दिमाग में एएमटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़िया तरीके से बैठ जाए। तो अभी मैंने आपको प्रोविजन बता दिया, एक एग्जांपल भी करा दिया, तो ये प्रोविजन को अपने दिमाग में सेट करो, ये एग्जांपल को अपने दिमाग में सेट करो। बाकी जब टोटल इनकम का क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे एएमटी का एडजस्टमेंट आएगा, वहां पे और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कमेंट सेक्शन ओपन है, प्यार बरसा दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।